राधे राधे प्यारे बच्चों। आज अपन देखिए यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मास और वेट की अगर मैं बात करूं, ठीक है। देखो, मास और वेट की अगर बात करें तो कई विद्यार्थी या कई लोग ये समझ लेते हैं कि ये मास और वेट दोनों एक ही चीज है, जबकि ध्यान रखना इन दोनों में अगर आप देखें तो एक तो होता है मास और एक होता है वेट। अब मास और वेट क्या है? देखो, सबसे पहले मैं बात करूं अगर मास की तो मास क्या है भाई? मास है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सबस्टेंस। किसी भी सबस्टेंस में जो मैटर है ना भाई, उसका अमाउंट है। यानी मैटर जैसे जैसे बढ़ेगा ना तो उस सबस्टेंस का मास भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है भाई। तो मास क्या होता है बताएं? अमाउंट ऑफ मैटर है, किसी भी बॉडी में जो मैटर है उसका अमाउंट है। ठीक है। जबकि वेट की अगर आप बात करें तो वेट क्या है? वेट है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सबस्टेंस। ये ले भाई, जो भी सबस्टेंस है उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ये है, इसको देखो, पृथ्वी, आपने ये पढ़ रखा है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। तो इस पेन के ऊपर ये जो पृथ्वी है जितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाएगी वो उसका वेट होगा। धरती उसको कितना अपनी तरफ खींचती है वो उसका वेट होगा। और इसको अगर आप यूनिट की बात करें तो यहां पर यूनिट आप न्यूटन में लेते हैं, जबकि मास को आप किलोग्राम में लेते हैं। ये यूनिट लो इसकी। दो अंतर समझ में आएगी नहीं? पहला डिफरेंस ये है कि मास अमाउंट ऑफ मैटर होता है जबकि वेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है। दूसरा डिफरेंस दोनों में यह है कि मास की यूनिट किलोग्राम है जबकि वेट की यूनिट न्यूटन है। हो गया दूसरा डिफरेंस। तीसरे डिफरेंस की अगर मैं बात करूं यहां, मास में और वेट में, तो उसका तीसरा डिफरेंस ये है कि अगर आप मास की बात करो तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। मास की बात करें तो मास कांस्टेंट रहता है, कहीं भी आप जाओ मास कांस्टेंट रहेगा। जबकि वेट की अगर आप बात करें तो वेट चेंज होगा विद लोकेशन। तो ध्यान रखना, वेट जो है ना वो लोकेशन के हिसाब से चेंज होता रहता है, जबकि मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अब इन चार जो डिफरेंस, इन चार डिफरेंसों को देखिए, आप यहां देखें। ये रहे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मास, जबकि वेट क्या होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये कांस्टेंट रहता है मास, जबकि वेट लोकेशन के हिसाब से चेंज होता रहता है, और वो इस ग्रेविटी पर डिपेंड करता है कि ग्रेविटी चेंज हो रही या नहीं। मास एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास को किलोग्राम में मेजर किया जाता है जबकि वेट की जो यूनिट है वो न्यूटन है। और मेजरमेंट आप कौन सी बैलेंस से करेंगे तो मास के लिए काम में आती है, ध्यान रखना, बीम
बैलेंस। बीम बैलेंस आप इस प्रकार की बैलेंस देखते हैं, ये लो, ठीक है भाई। तो इसको बोला जाता है बीम बैलेंस। तो बीम बैलेंस द्वारा मास को मेजर किया जाता है, जबकि वेट को स्प्रिंग बैलेंस द्वारा मेजर किया जाता है। आपने देखा होगा जो सिलेंडर देने आते हैं लोग, इन सिलेंडर देने वालों के पास एक इस प्रकार की बैलेंस होती है, जिसे आप स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं। तो वेट को स्प्रिंग बैलेंस द्वारा मेजर किया जाता है, जबकि मास को बीम बैलेंस द्वारा मेजर किया जाता है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास किलोग्राम में मेजर किया जाता है, जबकि वेट को न्यूटन में इसकी यूनिट में मेजर किया जाता है। मास कांस्टेंट रहेगा, जबकि लोकेशन के हिसाब से चेंज होगा, डिपेंड करेगा लोकेशन पर, ग्रेविटी पर। मास क्या है? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है, जबकि वेट क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। अगर जैसे मान लीजिए मैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट वेट है, ठीक है, और इसको किस में आप न्यूटन या पाउंड में इसकी यूनिट्स हैं चेंज की अगर आप बात करें तो देखिए, एक अर्थ ले लिया मैंने, एक मून ले लिया और एक स्पेस, तीन चीजें हैं मेरे पास। एक मेरे पास कोई सबस्टेंस है, उस सबस्टेंस का मास 10 किलोग्राम है अर्थ पर, 10 किलोग्राम ही है मून पर, और 10 किलोग्राम ही है स्पेस में, ठीक है। तो तीनों जगह पर इसका मास कांस्टेंट है। लेकिन जब आप इसका वेट लेंगे तो वेट ध्यान दें, अर्थ पर 98 न्यूटन है, जबकि मून पर 16 न्यूटन है, और स्पेस में 0 न्यूटन हो गया। इसका मतलब ये है कि अर्थ पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो सबसे ज्यादा है, मून पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम हो गई, और स्पेस में फोर्स ऑफ ग्रेविटी 0 हो गई, इसलिए उसका वेट क्या आ रहा है? वहां 0 आ रहा है, ठीक है भाई। तो आपने यहां कुल मिला करके क्या क्या पढ़ लिए भाई? क्या क्या पढ़ लिए? मास और वेट में 4 डिफरेंस पढ़ लिए। दोबारा देख लें इन 4 डिफरेंसों को एक बार। मास क्या है बताएं? अमाउंट ऑफ मैटर है, जबकि वेट क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दूसरा, मास किलोग्राम, वेट न्यूटन। तीसरा, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास कांस्टेंट रहेगा, जबकि वेट चेंज होगा विद लोकेशन। मास की बात करें तो मास को आप बीम बैलेंस द्वारा मेजर करते हैं, जबकि वेट को आप स्प्रिंग बैलेंस द्वारा मेजर करते हैं। तो ये हो गया आपके पास मास और वेट में डिफरेंस। तो कुल मिला के बात यह है कि मेरे जो मास की बात करें तो मेरा मास, मेरे अंदर जो मैटर है ना भाई, उसका अमाउंट है, और मैं कहीं भी चला जाऊं मेरा मास कांस्टेंट रहेगा। लेकिन मेरा वेट, यहां पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो ज्यादा लग रही है, इसलिए यहां पर मेरा वेट ज्यादा आएगा, और मैं मून पर चला जाऊं तो वहां मेरा वेट कम आएगा भाई, ठीक है। तो ये आपके पास मास और वेट में डिफरेंस है, ठीक है भाई। अभी आपके पास मास और वेट में डिफरेंस के बाद आपको मैं एक और टॉपिक के पास ले चलता हूं, और वो टॉपिक है भाई प्रीफिक्सेज ऑफ SI यूनिट्स। जो SI यूनिट्स हैं उनमें कुछ प्रीफिक्स काम में लेते हैं अपन। वो प्रीफिक्स क्या है ध्यान दें। अगर मान लीजिए आपके पास एक तो वैल्यू है, फिर मैं उसका नेम लिखूंगा, और फिर मैं उसका
सिंबल लिखूंगा भाई। 10 टू पावर 1, 10 की पावर 2, 3, 6, 9, 12 और 15। 10 की पावर 1 हो आप इसे डेका बोलते हैं और सिंबल होता है DA। 10 की पावर 2 हो हेक्टो बोलते हैं H। 10 की पावर 3 हो आप इसे किलो बोलते हैं K। 10 की पावर 6 मेगा, गीगा, टेरा और पेटा। मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, ये आपके पास कुछ SI प्रीफिक्स हैं जो आप काम में लेते हैं भाई। ठीक है, इसके अलावा और भी काम में लेते हैं। देखो मैं लिखता हूं क्या, वैल्यू, उसका नेम और फिर मैं लिखता हूं सिंबल। सॉल्यूशन चैप्टर हो, मतलब हर चैप्टर में जहां आप न्यूमेरिकल करेंगे ना भाई, वहां पर ये चीज काम आने वाली है। 2, 3, 6, 9, 12 और 15। 10 की पावर -1 हो डेसी, सिंपल डी, सेंटी, सी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो। ठीक है भाई, मिली, एम, माइक्रो, म्यू, नैनो एन, पीको पी और फेम्टो एफ। तो ये आपके पास प्रीफिक्स ऑफ SI यूनिट हो गए भाई। जो SI यूनिट हैं उनके पूर्व लगन। SI मात्रक के पूर्व लगन है, ये आप इनको बोलते हैं। तो 10 की पावर 1 डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा और ये इनके सिंबल हैं। और इसी तरह अगर मान लीजिए आप डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको और फेम्टो की बात करें तो इनको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास प्रीफिक्स ऑफ SI यूनिट्स। SI यूनिट्स के पूर्व लगन। पूर्व लगन का मीन्स होता है जो पहले लगते हैं। जैसे मान लीजिए ग्राम है आपके पास, उस ग्राम से मैंने पहले के लगा दिया तो किलोग्राम हो गया। ठीक है, ग्राम है, ग्राम से पहले मैंने सेंटी लगा दिया तो सेंटीग्राम हो गया। ग्राम से पहले मैंने मिली लगा दिया तो मिलीग्राम हो गया। आ रही पसंद भाई? तो ये होते हैं क्या, जो पहले लगते हैं प्रीफिक्स। इसके बाद मैं अगला टॉपिक लेता हूं, एक्यूरेसी एंड प्रीसीजन। देखो केमिस्ट्री में होता क्या है भाई, केमिस्ट्री में जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट में जो भी आपके पास एक्सपेरिमेंटल आंकड़े होते हैं, उन एक्सपेरिमेंटल आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो वो आंकड़े कितने सही है, इसके लिए अपन दो चीज काम में लेते हैं, एक्यूरेसी और एक प्रिसीजन। एक मिनट देख लूं भाई कैमरा चल रहा है या नहीं। ओके ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन की बात करूं तो एक्यूरेसी प्रिसीजन क्या है। मान लो मेरे पास एक करेक्ट वैल्यू है 2.00 ग्राम। ठीक है भाई, ये मेरे पास एक क्या है बताएं, करेक्ट वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है 2.00 ग्राम। अब मैं क्या करता हूं,
तीन स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंटों को कहा गया, ये पेन था मान लो आप, इस पेन को मैं तोलने को कहा गया, तो इसका जो वेट है इस पेन का वो 2 ग्राम है, 2 ग्राम है, 2.00 ग्राम। अब मैंने इसको तोलने के लिए दिया गया, तो मान लीजिए स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी और स्टूडेंट सी, 3 स्टूडेंट थे जिन्होंने इसका वेट मेजर किया। ठीक है, और दो इन्होंने मान निकाले। स्टूडेंट ए ने जब इसको तोला, पहली बार तोला, दूसरी बार तोला, 2 बार इसका वेट उसने निकाला। तो पहली बार उसने निकाला भाई 1.90 और दूसरी बार निकाला 1.91 ग्राम में ही है ये सारी। ठीक है भाई, तो 1.90 1.91 ग्राम उसने निकाला। तो ये तो आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू या करेक्ट वैल्यू थी, और ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू है भाई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, बी ने एक्सपेरिमेंट किया और बी के रिजल्ट जो आए वो रिजल्ट थे 1.87 और 1.98। ठीक है, 2 उसने रिजल्ट निकाले। सी ने जो रिजल्ट निकाले वो सी के रिजल्ट थे 2.01 और 1.99। ठीक है, ए ने भी इस पेन को 2 बार तोला, बी ने भी पेन को 2 बार तोला, सी ने भी पेन को 2 बार तोला, और इनके ये आंकड़े थे। मैं बात करता हूं ए की भाई, कि एक में ए का जो एक्सपेरिमेंट है उस ए के एक्सपेरिमेंट में क्या है। तो ए का जो एक्सपेरिमेंट है उनमें ध्यान दें, इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और करेक्ट वैल्यू के साथ कोई क्लोजनेस नहीं है, दोनों काफी दूर दूर हैं। ठीक है भाई, लेकिन इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उनमें निकटता है, क्लोजनेस है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में क्लोजनेस है, लेकिन ये करेक्ट वैल्यू के साथ कोई क्लोजनेस इसमें नहीं है, निकटता नहीं है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में अगर क्लोजनेस होती है, ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में अगर क्लोजनेस होती है, यानी किसी भी क्वांटिटी को आप मेजर करें और एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार करें, अगर उन वैल्यू में क्लोजनेस हो तो आप बोलेंगे कि वहां गुड प्रिसीजन है। ठीक है, लेकिन यहां पर पुअर एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी नहीं है, यानी इस ए के जो रिजल्ट हैं वो करेक्ट वैल्यू के साथ मैच नहीं कर रहे, क्लोजनेस नहीं है, इसलिए आप बोलेंगे कि यहां पुअर एक्यूरेसी है जबकि गुड प्रिसीजन है। बात करें बी की, तो बी के रिजल्टों में देखो, दोनों रिजल्टों में भी कोई क्लोजनेस नहीं है और करेक्ट वैल्यू के साथ भी क्लोजनेस नहीं है, यानी यहां पर पुअर एक्यूरेसी और प्रिसीजन, यानी बी के जो मेजरमेंट है उसमें न तो एक्यूरेसी है न प्रिसीजन है। यानी कुल मिला की बात यह है भाई कि एक्यूरेसी में तो आप क्या करेंगे, करेक्ट वैल्यू के साथ क्लोजनेस देखेंगे, एक्यूरेसी में आप करेक्ट वैल्यू के साथ क्लोजनेस देखेंगे। ठीक है, और प्रिसीजन में क्या करेंगे, जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल आंकड़े हैं उन एक्सपेरिमेंटल आंकड़ों में ही क्लोजनेस देखेंगे आप। ए में देखिए एक्सपेरिमेंटल आंकड़ों में क्लोजनेस है, प्रिसीजन, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की करेक्ट वैल्यू के साथ क्लोजनेस नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है। बी में ये जो आंकड़े हैं ना दोनों, इन दोनों डाटा में या दोनों जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, दोनों एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में भी निकटता नहीं है
और न ही इनकी करेक्ट वैल्यू के साथ निकटता है, तो आप यहां कहेंगे कि पुअर एक्यूरेसी और पुअर प्रिसीजन। जबकि आप सी की बात करें, देखो दोनों में भी क्लोजनेस है, एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है उनमें भी क्लोजनेस है और इन दोनों की करेक्ट वैल्यू के साथ भी क्लोजनेस है। यानी यहां आप कहेंगे कि गुड एक्यूरेसी और गुड प्रिसीजन। ठीक है भाई, यानी कुल मिला की बात यह है कि फिर दोबारा देखें, एक्यूरेसी में क्या होता है कि जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसकी करेक्ट वैल्यू के साथ क्लोजनेस देखी जाती है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की क्लोजनेस देखी जाती है किसके साथ? करेक्ट वैल्यू के साथ। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की क्लोजनेस करेक्ट वैल्यू के साथ देखी जाती है तो आप उसे बोलेंगे एक्यूरेसी। और अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में ही क्लोजनेस देखी जाए, प्रिसीजन। दोनों में क्लोजनेस देखो, प्रिसीजन। दोनों में क्लोजनेस नहीं है, प्रिसीजन नहीं है। दोनों में क्लोजनेस है, प्रिसीजन है। ठीक है। एक्यूरेसी की बात करें, दोनों करेक्ट वैल्यू के साथ कोई क्लोजनेस नहीं है, पुअर एक्यूरेसी। दोनों की करेक्ट वैल्यू के साथ कोई क्लोजनेस नहीं है, पुअर एक्यूरेसी। दोनों की करेक्ट वैल्यू के साथ क्लोजनेस है, गुड एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन होता है क्या भाई? फिर दोबारा ध्यान से सुने, एक्यूरेसी में आप क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की निकटता करेक्ट वैल्यू के साथ देखते हैं कि आपके आंकड़े करेक्ट वैल्यू के साथ कितना मैच करते हैं, एक्यूरेसी। ठीक है। प्रिसीजन की बात करें, आपके आंकड़े आपस में कितना क्लोज हैं, प्रिसीजन। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपस में कितनी क्लोज हैं, प्रिसीजन। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू करेक्ट वैल्यू के साथ कितनी क्लोज हैं, एक्यूरेसी। आगे बात समझ भाई? तो ये हो गया आपके पास एक्यूरेसी और प्रिसीजन। ठीक है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बाद आगे अपन चलें तो अगला अपन टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। देखो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता भाई, ये आपके पास वैल्यू है और इसको आप बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। अब इस एवोगैड्रो नंबर का अगर मान लो कहीं आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है, तो बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए क्या किया भाई कि साइंटिफिक नोटेशन काम में लिया जाने लगा और वो साइंटिफिक नोटेशन था n इंटू 10 टू पावर n के रूप में, जहां पर ये n एक कोफिशिएंट था और वैल्यू ऑफ n 1 टू 10। इस n की वैल्यू 1 से 10 थी और ये जो ऊपर का n है ये n था एक्सपोनेंट और इस n की जो वैल्यू थी, वैल्यू ऑफ n, वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो कुल मिला के बात यह है कि साइंटिफिक नोटेशन में क्या किया जाता है, किसी भी जो आपके पास मेजरमेंट है उस मेजरमेंट को n इंटू 10 टू पावर n के रूप में अगर लिख दिया जाता है तो उसे आप साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास एवोगैड्रो नंबर है और इस एवोगैड्रो नंबर को आप कैसे लिख देते हैं भाई, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 के बाद मैंने यहां दशमलव लगा दिया तो 10 टू पावर 23 हो गया। ठीक है भाई, तो ऐसे अगर इसको लिख दिया तो यहां पर ये जो 6.022 है ये तो आपके पास हो गया भाई n, और ये जो 23 है ये आ क्या हो गया स्मॉल n। ठीक है, तो ये होता आपके पास साइंटिफिक नोटेशन। अब अगर मान लो इस साइंटिफिक नोटेशन में अगर मान लो आप कहीं पर कोई कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं और कैलकुलेशन ये है कि साहब a इंटू 10 टू पावर n और b इंटू 10 टू पावर n, ये कैलकुलेशन है। तो आप यहाँ क्या करते हैं भाई, इस 10 टू पावर n को कॉमन ले लेंगे, 10 टू पावर n कॉमन आ जाएगी और इस a को और b को आप जोड़ देंगे तो ये हो गया क्या एडिशन। और यहीं पर अगर मान लीजिए आपको ये कैलकुलेशन करनी है भाई कि a इंटू 10 टू पावर n माइनस b इंटू 10 टू पावर n करनी है तो वही 10 टू पावर n ले लो कॉमन और a माइनस b कर दो, ये हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन है किसके, साइंटिफिक नोटेशन के। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो 10 टू पावर n है यहाँ और यहाँ देखो सेम है। कई बार क्या होता है, मान लीजिए जो ये 10 की पावर है ये सेम नहीं हो तो क्या करें, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कैलकुलेशन ये है कि 6.02 इंटू 10 टू पावर 3 को और 4.34 इंटू 10 टू पावर 4। ठीक है भाई, ये चीजें हैं, इनको अगर आप मान लीजिए इक्वल, सबसे पहले क्या करें अपन, ये जो पावर हैं इन दोनों पावरों को बराबर करेंगे भाई, दोनों पावरों को बराबर करेंगे। और इन दोनों पावरों को बराबर करने का एक तरीका है कि आप क्या करें, इसको भी 10 टू पावर 4 है, इसको भी 10 टू पावर 4 कर दें। इसको 10 टू पावर 4 करने का तरीका है कि इस पॉइंट को एक आगे किसका दें, पॉइंट को एक आगे किसकाएंगे क्या हो जाएगा ये 0.602 इंटू 10 टू पावर 4 प्लस 4.34 इंटू 10 टू पावर 4। अब आप यहां कॉमन ले लें 10 टू पावर 4 को और 0.602 को और 4.34 को आप जोड़ दें। ठीक है, यानी कुल मिला के बात यह है कि जो पावर होती है उनको सेम कर लो, पावरों को सेम कर लो। ठीक है भाई, ये आपके पास हो गया क्या, साइंटिफिक नोटेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अगर मान लीजिए यहां पर आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखना है तो उसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपको ये करना है 8 इंटू 10 टू पावर 4 है ना, और इसको डिवाइड करना है 4 इंटू 10 टू पावर 3 से। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा भाई 8/4 इंटू 10 टू पावर 4-3। ठीक है भाई, ये जो 10 की पावर 3 है ये ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो 4-3 कर देना। ठीक है भाई, ये हो गया। और अगर ये तो हो गया आपके पास क्या डिवीजन, और अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, मान लीजिए ये है आपके पास 2.1 इंटू 10 टू पावर 3 और 3.1 इंटू 10 टू पावर 4, इसको मल्टीप्लाई करना है तो अपन क्या करें, पहले तो 2.1 गुणा 3.1 कर देंगे और उसके बाद ये जो 10 टू पावर है इस 10 टू पावर को आप
जोड़ देंगे, 3 + 4 कर देंगे, ये लो। तो ये हो गया आपके पास जो साइंटिफिक नोटेशन है, वो साइंटिफिक नोटेशन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ध्यान दें, आज के इस लेक्चर में आपने क्या क्या पढ़ा बताएं। मास पढ़ा, और इस मास के अलावा क्या पढ़ा आपने, वेट पढ़ा, मास पढ़ा, वेट पढ़ा। दूसरा आपने पढ़ा क्या, एक्यूरेसी और प्रिसीजन पढ़ा। और तीसरा आपने पढ़ लिया क्या, साइंटिफिक नोटेशन। तो ये चीज़ें पढ़ ली। अगले वीडियो में अपन एक नई चीज़ लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।